नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th के लेसन नंबर 4 जलवायु के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। और ये सभी प्रश्न हमने बहुत मेहनत के साथ एनसीईआरटी की बुक से एक एक लाइन को पढ़कर और समझकर बनाए हैं। साथ ही हमने इस वीडियो के दूसरी वीडियो है जिसमें हमने जलवायु के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तरों को एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है और सारी वर्डिंग भी उसकी आसान है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की सभी लेसन्स जो 9th क्लास के हैं उनकी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं और साथ ही बड़े आप वे देख सकते हैं। चलिए अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्व। अगर हमने किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण को समझना है तो हमें क्या समझना होगा? हमें समझना होगा स्थलाकृतियाँ। उसके बाद स्थलाकृतियाँ मतलब जितनी भी स्थल से जमीन से जुड़ी हुई कृतियाँ हैं। उसके बाद अपवाह, यानी कि वहाँ अपवाह का अर्थ है सभी नदी तंत्र और वायुमंडलीय अवस्थाएं। ये 3 हमें समझने होंगे यदि हम किसी जगह के प्राकृतिक पर्यावरण को समझना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम क्या है? छोटी समय अवधि में एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था। यहाँ पर मेन चीज जो है वो है छोटा समय या अवधि। एक थोड़े समय हम 1 दिन, 2 दिन या महीना ले सकते हैं और एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहाँ उसकी वायुमंडलीय अवस्था कि दिन का तापमान कितना है, रात का कितना है, बारिश कब होती है, ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम एक छोटे समय के लिए और एक खास क्षेत्र के लेते हैं तो उसे मौसम कहते हैं। नेक्स्ट है, जलवायु किसे कहते हैं? अब क्षेत्र विशाल हो चुका है और समय अवधि भी लंबी है। दोनों में फर्क है। देखो ऊपर से यहाँ पर छोटा क्षेत्र था लेकिन यहाँ विशाल क्षेत्र और लंबी समय अवधि लगभग 30 वर्ष की मौसम की अवस्थाओं, जितने मौसम की अवस्थाएं और उनकी विविधताओं जो उनमें अंतर था, उस सब के कुल योग को जलवायु कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? सही आंसर है अरबी। यहाँ पर आपको एक बात और जाननी चाहिए कि भारत की जलवायु मानसूनी है, इसीलिए हमने अपने क्वेश्चंस को मानसून से ही शुरू किया है। मानसून शब्द कहाँ से निकला है? अरबी भाषा के शब्द से। किस शब्द से? मौसम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम। मानसून का अगर हम व्यापक अर्थ देखें तो क्या होगा? वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। वायु की दिशा में, यानी कि जो वायु चल रही है, जो पवन चल रही है, वो अपनी दिशा चेंज करेगी, लेकिन कब? ऋतुओं के अनुसार। यहाँ पर आपको 3 हिस्सों में इस प्रश्न को याद करना है। वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। मौसम के अनुसार चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? मानसूनी पवनें। जो पवनें मानसून जो मौसम के अनुसार चलती हैं। नेक्स्ट है, मानसूनी जलवायु एशिया के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण और दक्षिण पूर्व। लेकिन किसके हैं ये एशिया के हैं। एशिया का ही दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग, वहां पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में दिन का तापमान कितना होता है? ये होता है 50 डिग्री सेल्सियस, और मानकर चलिए कि बहुत बहुत ज़्यादा तापमान होता है ये। उसके बाद है, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में उसी जगह पर जहाँ दैनिक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, रात का कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। कितना अंतर! अगर आपको एक एग्जाम्पल देनी हो कि किसी एक जगह की एग्जाम्पल दें जहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो आप वहाँ पर थार मरुस्थल या राजस्थान कह सकते हैं। वह प्रदेश जहाँ दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होता है, तो इसका सही आंसर है थार का मरुस्थल। किस क्षेत्र में घरों की दीवारें मोटी और छत चपटी होती है? राजस्थान में। क्योंकि अगर गर्मी अधिक पड़ती है
तो मोटी दीवारें उस गर्मी से बचाती हैं लोगों को। भारत में सबसे कम तापमान कहाँ है? द्रास जगह है जम्मू कश्मीर कारगिल के पास, सबसे कम तापमान होता है वहाँ पर। कितना? -45 डिग्री सेल्सियस। 2 आंसर हमने यहाँ पर इकट्ठे लिए हैं। भारत का सबसे कम तापमान कहाँ है? द्रास, जो कि जम्मू कश्मीर के कारगिल के पास है। और कितना तापमान पहुँच जाता है? -45 डिग्री सेल्सियस। मान के चलिए कि 0 पर जब बर्फ जमनी शुरू हो जाती है तो -45 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? कोई 2 स्थान जहां दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। केरल, दूसरा है अंडमान निकोबार। यहाँ पर दिन और रात के तापमान समान रहते हैं। कारण वही है, समुंदर के पास हैं, और जो जगहें समुंदर के पास होती हैं उनके तापमान, जो पर्यावरण है या तापमान है, वो सम का अर्थ है समान रहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय में अधिकतर वर्षण किस रूप में होता है? देखिए, वर्षण के अंदर बहुत चीजें आती हैं। वर्षण का ही एक पार्ट है वर्षा, दूसरा है हिमपात। तो बस भारत के अंदर हिमालय जो है, हिमालय में जो वर्षण का रूप है वो ज़्यादातर हिम या हिमपात है। बाकी सारे भाग में जो है वो वर्षा के रूप में है। भारत के अंदर एक हिमालय पर्वत के साइड में आने वाले सभी क्षेत्रों में तो जो वर्षण है वो किस रूप में आता है? हिमपात के। लेकिन बाकी सभी जगहों पे वर्षण किस रूप में आता है? वर्षा के रूप में। मेघालय में औसतन कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 400 सेंटीमीटर। और ये एनुअल है। एनुअल मतलब सालाना। साल में औसतन 400 सेंटीमीटर बारिश मेघालय में हो जाती है। किन 2 स्थानों पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान। जहां मेघालय में इतनी ज़्यादा बारिश होती है वहां राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और वो भी सालाना। देश के अधिकतर महीनों में वर्षा किन महीनों में होती है? मतलब अधिकतर जो देश के अंदर बारिश होती है किन महीनों में होती है? जून से सितंबर। और सबसे अधिक कौन से 2 महीनों में होती है? जुलाई और अगस्त। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा कब होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक 6 हैं। पेपर में ये भी आ सकता है ना, जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक कितने हैं? 6। अक्षांश, तुंगता क्या होता है? ऊंचाई। उसके बाद है वायु दाब और पवन तंत्र, फिर है समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ये सब आएंगे जलवायु को नियंत्रित करने वाले भाग में। उसके बाद है अधिक ऊंचाई पर तापमान कैसे हो जाता है? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान जो है घटता चला जाता है, कम होता चला जाता है। उसके बाद है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने से तापमान क्यों घटने लगता है? वायुमंडल की सघनता कम होने के कारण। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्यों घटने लगता है? वायुमंडल की जो सघनता है वो कम, क्योंकि गैसों की सघनता थोड़ी नीचाई पर ही होती है, ऊपर जाते जाते वो सघनता कम हो जाती है। सघनता का मतलब घना होना। उसके बाद है किसी भी क्षेत्र का वायु दाब किन 2 तत्वों पर निर्भर करता है? एक तो ऊंचाई, अक्षांश, और एक ऊंचाई। इसके हिसाब से ही वायु दाब या तो उच्च होगा या निम्न। कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित भाग को कौन सा जलवायु कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं? जो दक्षिण में होता है उसे कहते हैं उष्ण, और जो उत्तर में है, जहां उत्तर का मतलब हो गया जहां हरियाणा, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगहें आती हैं, उसे उपोष्ण कहा जाता है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। भारत के तटीय क्षेत्र यानी कि पश्चिमी तट और जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ये सब की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 30 मीटर। उसके बाद है हिमालय किन हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है? मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उन्हें रोककर ये हमारी एक हिसाब से रक्षा करते हैं। नहीं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड होती। कौन सा पर्वत
मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है? तो इसका सही आंसर होगा हिमालय पर्वत। अब है क्वारिलस। क्वारिलस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। देखिए, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है या घूर्णन करती है तो उसके कारण जो आभासी बल उत्पन्न हुआ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को, ऐसा बल जो हमें आभास हो रहा है जिसका, उसे क्वारिलस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें यानी कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तर में दाहिनी ओर, देखिए जो उत्तर में है वो दाहिनी ओर और जो दक्षिण में है वो कहाँ जाएंगी? बाईं ओर। बाईं का मतलब हो गया इस साइड विक्षेपित हो जाएंगी। उसे हम क्या कहेंगे? क्वारिलस बल कहते हैं। क्वारिलस बल का अन्य नाम क्या है? फेरोल नियम। 27 से 30 उत्तर अक्षांश में चलने वाली धाराओं को क्या नाम दिया जाता है? जेट धाराएं। जेट धाराएं किस वायुमंडल में चलती हैं? क्षोभ मंडल में। हमारे ही वायुमंडल को हमने ऊंचाई के आधार पर कुछ पार्ट्स में बांट दिया है, उसमें से काफी ऊंचाई पर एक भाग को क्षोभ मंडल कहा गया है। पश्चिमी जेट धाराओं को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं। पश्चिमी को उपोष्ण, आपको जो याद रखना है उपोष्ण कटिबंधीय है। और पश्चिमी जेट धाराएं, पूर्वी जेट धाराओं को उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं। उसके बाद जेट धाराएं क्या होती हैं? क्षोभ मंडल में एक संकरी सी पट्टी है, उसमें जो हवाएं चलती हैं उसे जेट धाराएं कहा जाता है। ये गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती हैं। पूर्वी तट पर स्थित राज्य जहां उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चक्रवात आते हैं, पूर्वी तट पर स्थित हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। उसके बाद है एल नीनो। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर, जो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ठंडी पेरू में ठंडी जलधारा बहती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर गर्म जलधारा आ जाती है, इसी चीज़ को एल नीनो कहा जाता है। लेकिन कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तब पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की जलधारा है, ठंडे की, गर्म या सम या दोनों में से कोई भी नहीं, ऐसे ऑप्शन आ जाती है। तो आपको बता देते हैं ये एक गर्म जलधारा है। वैसे एल नीनो क्या है कि जब ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा आ जाती है तो उसे एल नीनो का नाम दिया जाता है। एल नीनो किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश, यानी कि स्पेन की भाषा जो स्पेनिश। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। एल नीनो बच्चा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। उसके बाद है एल नीनो जलधारा प्रत्येक वर्ष कब बहना शुरू करती है? क्रिसमस के समय। देखिए वहीं से ये वर्ड आया है, क्रिसमस से ही लिया गया कि बेबी क्राइस्ट जो जीसस क्राइस्ट हैं ये उनसे संबंधित है। उसके बाद है दक्षिण दोलन। प्रशांत महासागर में जब वायुदाब अधिक होता है तब हिंद महासागर में न्यून हो जाता है, परंतु कभी कभी उलट हो जाता है। अब वायुदाब जो प्रशांत में अधिक था वो तो न्यून हो गया और हिंद महासागर वाला उच्च हो गया। बस इसी नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन कहा जाता है। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें किस महीने में चलती है? जून से सितंबर, यही हमारी मानसून पवनों का सीजन है। उसके बाद है भारत में मानसून का समय कब होता है? जून से आरंभ होकर मध्य सितंबर तक। ये लगभग 100 से 120 दिनों का समय लेती हैं। मानसून प्रकोष्ठ क्या है? जब कई कई दिनों तक लगातार जोरदार मानसून वर्षा जारी रहे तो उसे मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। प्रस्फोट। भारतीय मानसून किन दो स्थानों से उठता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से उठा मानसून मुंबई में कब पहुंचता है? 10 जून के आसपास। और बंगाल की खाड़ी से उठा मानसून असम में कब पहुंचता है? जून के पहले सप्ताह। पहले सप्ताह का मतलब हो गया लगभग 7-8 तारीख तक।
उसके बाद है मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? भारतीय द्वीपों पर। उसके बाद मानसूनी जलवायु के आधार पर भारत की प्रमुख ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन, मानसून की वापसी। उत्तरी भारत में शीत ऋतु का समय मध्य नवंबर से फरवरी तक। उत्तरी भारत में शीत ऋतु का समय क्या है? मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक। और सबसे ठंडे महीने दिसंबर जनवरी। शीत ऋतु की एक विशेषता, गर्म दिन, ठंडी रातें। शीत ऋतु में देश में अधिकतर भागों में कौन सी पवनें बहती हैं? उत्तर व्यापारिक पवनें। देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें शीत ऋतु में बहती हैं और यही वहाँ पर ठंड करती हैं। उसके बाद है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की एक विशेषता, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं और जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं वे वर्षा नहीं करती क्योंकि वो खाली होती हैं जलकणों से। उसके बाद है शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। शीतकालीन वर्षा को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? महावट। फिर है शीतलहर, जब तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे चला जाए तो उसे शीतलहर कहा जाता है। उत्तरी मैदानों की वर्षा किन फसलों के लिए उपयोगी होती है? यह महत्वपूर्ण, तो इसका सही आंसर आएगा रबी की फसलों के लिए। भारत में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? मार्च से मई तक। उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल की एक विशेषता, उच्च तापमान, निम्न वायु दाब। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण, लू। उसके बाद है लू का अर्थ, यह धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। ये काफ़ी गर्म होती हैं और इनका प्रभाव भी घातक होता है। उसके बाद है काल वैसाखी। ग्रीष्म काल में वैसाख के महीने में जब पश्चिम बंगाल में गर्ज वाली मूसलाधार बारिश होती है उसे काल वैसाखी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। उसके बाद है आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही जब कर्नाटक और केरल के में पूर्व मानसूनी वर्षा यानी कि मानसून से पहले की वर्षा होती है तो वो आम्र वृष्टि कहलाती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माशिनराम में। माशिनराम किन पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है? खासी पहाड़ियों की दक्षिण श्रृंखला में। उसके बाद है माशिनराम क्षेत्र किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेलेमाइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए। मानसून वर्षा में विराम क्या है? देखिए जब कई दिन बारिश हो रही है मानसूनी, उसके बाद कुछ दिन रुक जाती है और फिर थोड़े दिनों बाद होती है। तो ऐसे जो अंतराल आते हैं वर्षा रहित, मतलब बिना वर्षा के जो अंतराल आते हैं उन्हें मानसूनी वर्षा कहा जाता है। और ये क्यों होता है? ये वायु दाब की भिन्नताओं के कारण होता है। जैसे जैसे वायु दाब में अंतर आते हैं तो मानसूनी वर्षा में भी विराम आ जाते हैं। फिर है क्वार की उमस क्या है? देखिए जब मानसून पीछे हटता है तो तापमान फिर से बढ़ने लगता है, लेकिन भूमि में तो जल है, उसके कारण आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है कि सहनी ही मुश्किल हो जाती है। ऊपर से गर्मी है जबकि नीचे से पानी की आर्द्रता महसूस हो रही है जमीन में, तो इसी को क्वार की उमस कहा जाता है। उसके बाद है किन नदियों के तट पर अधिक वर्षा चक्रवातों के कारण आती है और जान माल की हानि होती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में। नेक्स्ट है कौन से तट पर अधिकतर वर्षा चक्रवातों और अवदाब के कारण होती है? कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है मानसून की सनक किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चे। मानसून की सनक समझने की बात है। देखिए सनक क्या है, एक हिसाब से सनक अपने आप में हमें किसी काम को करने की धुन सी हो जाती है। जैसे मानसून का अनिश्चित होना, कब आ गया पता नहीं चला या लेट हुआ। अनियंत्रित, ज़्यादा और कम हम नहीं कर सकते, नेचुरली ही या तो मानसून कम आएगा या ज़्यादा। और अनुमान रहित, इसका अनुमान लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी मानसून की ऐसी विशेषताओं के कारण ही इसे मानसून की सनक कहा जाता है।
उसके बाद है सूर्य तप किसे कहते हैं? पृथ्वी के तल पर आने वाली सौर ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। जो सौर ऊर्जा आ रही है जमीन पर उसे सूर्य तप। फिर है वृष्टि छाया प्रदेश, पर्वतों के जो ढाल पवनों और पर्वत शिखरों को पार करके नीचे उतरती हैं और बहुत कम वर्षा करती हैं, उसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। देखो, पर्वतों की ढाल से पवनें जो होती हैं टकराकर फिर पर्वत शिखर को पार करके नीचे उतरती हैं और धीरे धीरे उसके साथ चलती हैं, उसे ही वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं और यहाँ वर्षा कम होती है। उसके बाद है पवनाभिमुख, पवनाभिमुख ढाल, पवनों की जो ढाल पवनों के सामने पड़ती है और जिस ढाल पर आर्द्र पवनें खूब वर्षा करती हैं उन्हें पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। नेक्स्ट है पवन विमुख ढाल, पर्वतों की जो ढाल पवनों के विपरीत पड़ती है, जहां पवनें नीचे उतरते समय गर्म और शुष्क हो जाती हैं और कम वर्षा करती हैं। यानी कि पवनों की का जो ढाल पर्वतों का जो ढाल पवनों के विपरीत पड़ता है, ठीक है ना। पर्वतों का जो ढाल पवनों के विपरीत पड़ता है उसे ही हम यहाँ पर पवन विमुख ढाल कहते हैं और ये कम वर्षा करता है और इसे पवन विमुख ढाल कहा जाता है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए लाभदायक रहेगी, आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।